Good morning students. Today we will study about chapter 10 of English language, some confusing adverbs. So let's see what is in this chapter. Sometimes it is confusing to use adverb in a sentence, so it is important to know the following facts about adverb to avoid such confusions. ये जो चैप्टर है ये हमें कुछ confusing adverbs जो हैं उनके बारे में बताता है. हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एडवर्ब्स जो सेंटेंस में यूज़ होते हैं वो कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या तथ्य हैं, क्या फैक्ट्स हैं एडवर्ब्स के बारे में, ताकि ऐसे कन्फ्यूजन जो है वो हमें ना हो. गुड एंड वेल. गुड इज़ एन एडजेक्टिव वाइल वेल इज़ एन एडवर्ब. गुड एक एडजेक्टिव है, वेल एक एडवर्ब है. सो देयर पोजीशन ऑल्सो वेरीज इन अ सेंटेंस. तो इसलिए उनकी जो पोजीशन है वो सेंटेंस में वेरी करती है, डिफरेंट है. Example, her English is good. She speaks English well. You are a good painter. Ronit plays the guitar well. इन एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसकी इंग्लिश अच्छी है, वो इंग्लिश अच्छा बोलती है. यू आर अ गुड पेंटर, तुम एक अच्छे पेंटर हो. रोनित प्लेज द गिटार वेल, यानी कि रोनित जो है वो गिटार बहुत ही अच्छा प्ले करता है. तो इन सेंटेंस में हम गुड और वेल के यूज़ को हम लोग देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ डिफरेंस है सेंटेंस में. नोट करने वाली बात है, वी यूज़ वेल एंड नॉट गुड विथ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स V3 और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. यानी कि हम पास्ट पार्टिसिपल वर्ब्स V3 के साथ में यूज़ करते हैं यहाँ पर वेल का, और गुड का यूज़ नहीं करते हैं. हम जब भी पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का फॉर्म हम V3 देखेंगे तो वहाँ पे हम वेल का यूज़ करते हैं, गुड का यूज़ नहीं करते हैं. ही इज़ अ वेल एजुकेटेड मैन, नॉट गुड एजुकेटेड. कमला दास इज़ अ वेल नोन पोएट, नॉट गुड नोन पोएट. तो ये हमने अभी देखा कि गुड और वेल में डिफरेंसेस क्या है. नाउ लेट्स सी अगेन अबाउट सम मोर कन्फ्यूजिंग एडवर्ब्स. Fast, hard and late. All these words are both adjective and adverb. Remember that there is no word like fastly. फास्ट, हार्ड और लेट ये तीनों ही वर्ब्स जो हैं वो एडवर्ब्स हैं, ये एडजेक्टिव नहीं है. सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है. और याद करने वाली, एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे कोई भी वर्ड फास्टली नहीं है. बहुत बार सेंटेंस में हम फास्टली यूज़ कर लेते हैं, तो फास्टली टाइप का कोई भी वर्ड जो है कभी भी नहीं यूज़ होना चाहिए सेंटेंस में, क्योंकि ऐसा कोई शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं इंग्लिश के वोकेबलरी में. फास्ट के लिए एग्जांपल देखते हैं. युवराज इज़ अ वेरी फास्ट रनर. फास्ट एज एन एडजेक्टिव हम यूज़ कर रहे हैं. युवराज रन्स वेरी फास्ट एज एन एडवर्ब हम यूज़ कर रहे हैं. हार्ड, ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर. हार्ड एज एडजेक्टिव, ही वर्क्स वेरी हार्ड. हार्ड एज एडवर्ब. यहाँ देखते हैं हम दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं युवराज एक बहुत अच्छा फास्ट रनर है. युवराज बहुत तेज़ी से दौड़ता है. ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्कर, वो बहुत ही हार्ड वर्कर है, बहुत ही कड़ी मेहनत करने वाला परिश्रमी है. ही वर्क्स वेरी हार्ड, वो बहुत ही कड़ी मेहनत करता है. But in both the sentences given below, hardly means very little or almost not. दोनों सेंटेंस में लेकिन hardly का जो मतलब है वो बहुत ही थोड़ा या almost not है. Its position in a sentence can either be before or after the main verb. इनकी जो पोजीशन है सेंटेंस में वो पहले या बाद में हो सकती है आपके मेन वर्ब के. He was rather unfriendly to me at the party. He hardly spoke to me. Surekha is a real recluse. Recluse का मतलब वैरागी होता है. She hardly goes out of her house. यहाँ हमने दो एग्जाम्पल्स देखे कि यहाँ पे hardly का यूज़ कैसे हुआ. Now see again on the next page. In the sentences given below, hardly before and after the main verb got convey the same meaning. हम देख रहे हैं कि hardly जो है यहाँ पे दोनों सेंटेंस अभी हम लोगों ने जो देखा उसमें hardly before और after मेन verb जो है यूज़ होने पे भी उनकी जो डिफरेंट मीनिंग्स हैं वो नहीं हुई हैं, उनकी सेम मीनिंग ही है.
We have got hardly any food left in the kitchen. We have hardly got any food left in the kitchen. यहाँ पे हमने देखा we have got hardly any food left in the kitchen या we have hardly got any food left in the kitchen. दोनों सेंटेंसेस में हम देख रहे हैं कि इनकी मीनिंग जो है वो सेम निकल के आ रही है. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर हार्डली एवर मीन्स ऑलमोस्ट नेवर. हार्डली एवर मीन्स मतलब कि अब हार्डली का जो मतलब होता है उसका मतलब ऑलमोस्ट नेवर के सेंस में होता है, नेगेटिव सेंस में ही हम इसको लेते हैं. इट कन्वेज द नेगेटिव मीनिंग इन अ सेंटेंस. एग्जाम्पल, आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज एट होम ऑन संडे. आई हार्डली एवर गो आउट मीन्स आई नेवर गो आउट ऑन संडे. तो यहाँ हमने एवर का मतलब कभी होता है, तो हमने यहाँ पे देखा कि एग्जाम्पल में एवर का मतलब ऑलमोस्ट नेवर है और ये नेगेटिव सेंस देता है सेंटेंस में. तो यहाँ पे आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज एट होम ऑन संडे जो सेंटेंस है इसमें आई हार्डली एवर गो आउट, मतलब यहाँ एक मीनिंग आती कि संडे को जनरली यही होता है कि मैं कभी बाहर नहीं जाती या नहीं जाता. लेट के एग्जाम्पल से हम देख रहे हैं द ट्रेन वॉज लेट. लेट एज एन एडजेक्टिव हमने यूज़ किया. आई गॉट अप लेट इन द मॉर्निंग, यहाँ पे लेट एज एडवर्ब यूज़ किया. बोथ बट इन बोथ द सेंटेंसेस गिवन बिलो लेटली मीन्स रिसेंटली. लेकिन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पर लेटली का अगर यूज़ हम कर रहे हैं, जो आगे सेंटेंस हम देखेंगे तो उसका मतलब रिसेंटली होता है, मतलब रिसेंट में, तत्काल में, थोड़े समय पहले की बात हो रही है. इट्स पोजीशन इन अ सेंटेंस कैन आइदर बी बिफोर और आफ्टर द मेन वर्ब. इसकी जो पोजीशन है सेंटेंस में वो बिफोर या आफ्टर मेन वर्ब सेंटेंस में हो सकती है. आई हैव नॉट मेट हिम लेटली. Lately I have joined my French class. अब हम देखते हैं enough और to का यूज़. enough means sufficient, यानी जो चीज़ आपके पास प्रचुर मात्रा में है यानी sufficient है. It gives positive sense, ये positive sense देता है. Its position in a sentence is after the adjective or adverb but before noun. इसकी जो position है sentence में वो आफ्टर एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है लेकिन नाउन से पहले होती है. वाइल टू मीन्स मोर देन रिक्वायर्ड, लेकिन टू का मतलब होता है अत्यधिक होना, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा होना. सफिशिएंट का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना है, कम नहीं है. यहाँ देखते हैं इट गिव्स द सेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सम काइंड और मोर देन व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, नेचुरल और प्रॉपर. अब यहाँ पे इसका सेंस क्या होता है कि कोई किसी प्रकार की कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ उसका एक्सेस है कोई चीज़ आपके पास, या मोर देन व्हाट इज़ डिज़ायर, या जो आपकी इच्छा है, जो डिज़ायरेबल है, जो उचित है उससे ज़्यादा होना, नेचुरल या प्रॉपर. ये इसका सेंस है. इट शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ वेरी विच मीन्स मोर देन द नॉर्मल स्टैंडर्ड इन अ डिज़ायरेबल सेंस. एक डिज़ायरेबल सेंस में जैसा आप चाहते हैं, जैसा होना चाहिए, उस सेंस में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए वेरी से, जिसका मतलब होता है मोर देन नॉर्मल स्टैंडर्ड, जो कि एक आपको डिज़ायरेबल वे में जितना चाहिए उससे ज़्यादा होगा, तो हम वेरी का यूज़ करते हैं. टू कन्वेज अ नेगेटिव मीनिंग, टू नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है. एंड दस अनडिज़ायरेबली, यानी कि जितना होना चाहिए उससे उसके अकॉर्डिंग नहीं है, अनडिज़ायरेबली है. वेयर एज वेरी कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग, यानी टू का नेगेटिव मीनिंग आता है और अनडिज़ायरेबिलिटी को शो करता है. एंड दस अनडिज़ायरेबिलिटी वेयर एज वेरी कन्वेज अ पॉजिटिव मीनिंग, जबकि वेरी जो है वो पॉजिटिव मीनिंग हमको देता है. एंड सो इंडिकेट्स डिज़ायरेबिलिटी ऑफ द स्पीकर, इसलिए ये स्पीकर की डिज़ायरेबिलिटी को शो करता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है. इनफ, इनफ का मतलब बस होता है हिंदी में. शी इज़ ओल्ड इनफ टू टेक हर ओन डिसीजंस. निकिता ran fast enough to overtake me in the race. There is enough food for both of us. यहाँ हमने enough का यूज़ देखा, अब हम to का यूज़ देखेंगे. Some examples are here. I am too tired to work anymore means I am so tired that I cannot work anymore. It is raining too hard means it is raining much harder than required.
He writes too slowly to finish his paper in time means he writes so slowly that he cannot finish his paper in time. Now we will see the use of very and much. Very means a higher desirable degree of some quality. Very का मतलब होता है हायर, उच्च स्तर की बात हो रही है. डिज़ायरेबल डिग्री है, जो डिज़ायरेबल एक डिग्री होती है किसी क्वालिटी की, उसकी बात होती है. इट इज़ यूज्ड विथ बिफोर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. ये एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले यूज़ होता है. इन द पॉजिटिव डिग्री, और ये पॉजिटिव डिग्री में यानी पॉजिटिव सेंस में इसका मतलब होता है नाउ आई ए, डेट इज़ यहाँ पर बात हो रही है नो कंपेरिजन सेंटेंस. यानी वेरी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आती है कि वेरी में यहाँ पे कोई भी कंपेरिजन नहीं होता है सेंटेंस में. वेयर एज मच मीन्स टू अ larger extent and is used with before comparative degree of adjective and adverb in a sentence. तो हम देख रहे हैं कि वेरी का यूज़ हम जब करते हैं तो डिज़ायरेबल सेंस में हम यूज़ कर रहे हैं और एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव डिग्री में. और यहाँ कंपेरिजन वाले सेंटेंसेस यानी कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड सेंटेंसेस नहीं होते हैं, कंपेरिजन नहीं होगे यहाँ पर. और यहाँ पे जब हम यूज़ करते हैं यहाँ पर मच का, तो मच का यूज़ हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री वाले जो एडजेक्टिव एडवर्ब्स हैं उनके साथ सेंटेंस में करते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ऑल ऑफ यू प्लीज़ रीड दिस ग्रामर चैप्टर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड्स. Thank you. That's all for today. Now we will continue the next part in our next video. Thank you very much.